हेलो सभी को। इस वीडियो में वेलकम है आपका। और ये वीडियो होने वाली है हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर और एट्थ क्लास का जो सेकंड चैप्टर है उसके ऊपर ये वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर अपनी पावर्स को बढ़ाया और कैसे कंपनी ने अपने आप को इंडिया के अंदर नवाब, जैसे हम कहते हैं नवाब बना के यहाँ पे अपने आप को ट्रीट किया। तो स्टार्टिंग करते हैं। सो इन द स्टार्टिंग अगर हम बात करें कि कंपनी ने कैसे यहाँ पे अपने आप को बनाया, तो कंपनी यहाँ पे 1600 में आई थी, यानी कि 1600 बीसी के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत आई थी। तो भारत आने का उनका मेन पर्पस क्या था? वो था ट्रेड करना, यानी कि ट्रेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्पस था कंपनी का, जिसको पूरा करने के लिए जो कंपनी है वो भारत आई थी। लेकिन इस पर्पस को पूरा करने से पहले कंपनी को औरंगज़ेब से निपटना था, क्योंकि औरंगज़ेब जो था वो एक आखिरी एम्परर था, ठीक है ना, लास्ट एम्परर बचा था मुगल डायनेस्टी का। यानी कि जो मुग़ल शासक थे, उन सभी शासकों में से सबसे मतलब वो सारे के सारे जो शासक थे, वो क्रूर थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। लेकिन उन सभी के बाद जो आखिरी स्ट्रिक्ट मुग़ल शासक बचा था या बादशाह बचा था, वो था औरंगज़ेब। तो कंपनी के सामने औरंगज़ेब एक बहुत बड़ी चुनौती था। तो अब क्या होता है कि 1700 अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि 1707, ठीक है, 1707 एक ऐसा टाइम था जब औरंगज़ेब को कंपनी के द्वारा मार दिया गया। यानी कि औरंगज़ेब की हत्या के बाद, या उसकी हत्या नहीं की गई, उसकी मृत्यु के बाद जितने भी मुग़ल सूबेदार थे या जिन्हें हम गवर्नर कहते हैं, गवर्नर या बड़े-बड़े ज़मींदार थे, उन्होंने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया। यानी कि क्योंकि अब वो लोग जो थे वो औरंगज़ेब के अंडर में थे, यानी औरंगज़ेब की बात मानते थे या औरंगज़ेब ने उन सबको अपने कंट्रोल में ले रखा था। लेकिन जैसे ही औरंगज़ेब की मृत्यु हुई, वैसे ही इन सभी ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, उन्होंने अपनी-अपनी अपने-अपने लेवल पे अपने-अपने पावर्स को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी ये एरिया मेरा है, ये एरिया मेरा है, तो ऐसे-ऐसे उन्होंने अपने आप को बनाना शुरू कर दिया। और बाद में अब 18 यानी कि 18th सेंचुरी के हाफ में, यानी कि 1750 के अंदर यहाँ पे ये हुआ कि जितने भी पॉलिटिकल मामले थे, उनमें अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। यानी अब अंग्रेज़ लोग जो थे वो इंडियन इंडियन कल्चर, या अगर हम बात करें सोशली, अब उनकी जो पावर थी वो इंक्रीज़ हो रही थी, क्योंकि उनको डिफेंड करने के लिए कोई दूसरा एम्परर नहीं था। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इस फ़ोटो को आप देखिए, ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो, इस फ़ोटो के अंदर ये जो देख रहे हो आप, ये हैं बहादुर शाह ज़फ़र, ठीक है? तो बहादुर शाह ज़फ़र को कैप्टन हडसन ने गिरफ़्तार किया, और उस दौरान कैप्टन हडसन ने बहादुर शाह ज़फ़र की आँखों के सामने उनके दोनों बेटों को मार दिया। और बहादुर शाह ज़फ़र को ये वार्निंग दी कि या तो वो देश को छोड़ के चले जाएँ, ठीक है? या वो अंग्रेज़ों की गुलामी करें, या अंग्रेज़ों की बात को वो मानें। तो बहादुर शाह ज़फ़र के आँखों के सामने उनके बेटों को मारने के बाद उनको मजबूरन देश से बाहर निकाल दिया गया, उनको देश छोड़ना पड़ा। अब क्या रीज़न था कि जो मुग़ल बादशाह जो कि कमज़ोर थे, जैसे कि बहादुर शाह ज़फ़र, उनको क्यों और उनके बेटों को क्यों मारा गया? तो 1857 के अंदर जो भी विद्रोह हो रहे थे, उनको या उनके लिए जो बहादुर शाह ज़फ़र था, या बहादुर शाह ज़फ़र जो थे उनको एक आइडल माना जा रहा था, अपना नेता जो लोगों ने उनको मान लिया था। जिसकी वजह से अंग्रेज़ लोगों ने इस चीज़ का विरोध करते हुए बहादुर शाह ज़फ़र के दोनों बेटों और उनको देश से बाहर जाने के लिए मजबूर किया। अब हम बात करेंगे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो यहाँ पे 1600 में, यानी कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी
जो एलिज़ाबेथ फर्स्ट थी, से एक चार्टर, बेसिकली चार्टर क्या होता है? चार्टर एक तरह का परमिशन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है? परमिशन डॉक्यूमेंट होता है, जो उस टाइम पे जो मुग़ल थे, सॉरी अंग्रेज़ थे, उन्होंने लिया था किससे? रानी एलिज़ाबेथ फर्स्ट से, ठीक है? तो उसके बाद चार्टर या जो इजाज़तनामा था उसे हासिल किया, जिससे कंपनी को जो ईस्ट था वहाँ से व्यापार करने या उससे ट्रेड करने का एक पूरी तरह से मोनोपोली राइट मिल गया था। चलो आपको बता देते हैं वैसे मोनोपोली होती क्या है। मोनोपोली के बारे में आपने पढ़ा होगा। बेसिकली मोनोपोली होता क्या है? बेसिकली एक अधिकार होता है जहाँ पे सिर्फ एक ही फर्म या एक ही व्यवसाय अपनी वस्तुओं को बेच सकता है, खरीद सकता है, और उसके अलावा कोई दूसरी कंट्री या दूसरा कोई व्यवसाय उस प्रोडक्ट को उस जगह बेच नहीं सकता। तो यहाँ पे रानी एलिज़ाबेथ से एक इजाज़त मिलने के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो निकल पड़ी इंग्लैंड से यहाँ पे आने के लिए। इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। यानी कि यहाँ पे बात करते हैं कि क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई तो सही, लेकिन उसने पूरी परमिशन ली कि भाई इंग्लैंड के अलावा और कोई दूसरी कंपनी जो है वो भारत के एरिया में, यानी जिस एरिया में ईस्ट इंडिया कंपनी काम करेगी या जिस एरिया में ईस्ट इंडिया कंपनी सामान खरीदेगी, उसे वहाँ पे कोई दूसरी चीज़ खरीद, मतलब वहाँ पे कोई और कंट्री जो है वो या कोई और व्यापारी जो है उस जगह पे काम या माल खरीद नहीं सकता, ना बेच सकता। अब इस एक अलाउंस से या एक परमिशन से ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी तरह के कंपटीशन का डर नहीं था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से कंपटीशन मुक्त थी। उसे किसी भी तरह के किसी भी देश के साथ किसी तरह के कंपटीशन का डर बिल्कुल नहीं था, और वो जिस भी जगह पे जाती उस जगह से कच्चा माल या जो भी रॉ मटेरियल थी उसको सस्ती कीमतों पे खरीदती और उसे अपनी कंट्री में ले जाके बनवाती और वहाँ से लाके उसी देश के मार्केट में महंगे दामों पे बेच सकती थी। इतना राइट ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल चुका था। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है मर्चेंटाइल। मर्चेंटाइल का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके अंदर एक व्यावसायिक उद्यम या कोई भी एंटरप्राइज होता है, वो अपनी मतलब जिसमें चीज़ों को क्या होता है, सस्ती कीमतों पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के ज़रिए मुनाफ़ा कमाया जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी यही करती थी, वो इंडिया से रॉ मटेरियल खरीदती थी और ले जाके उस रॉ मटेरियल को बेचती थी इंग्लैंड के मार्केट्स में, और वहाँ पे जितने भी लास्ट प्रोडक्ट बनते थे उन सभी लास्ट प्रोडक्ट्स को लाके बेचती थी इंडियन मार्केट्स के अंदर बहुत ही हाई प्राइसेस के ऊपर। लेकिन एक और बात कि 1948 के अंदर सॉरी 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 1498 के अंदर 1498 के अंदर वास्को डे गामा जो कि भारत आए थे, और ये एक पोर्चुगी थे यानी पुर्तगाल से बिलोंग करते थे। ये सबसे पहले गोवा आए थे, ठीक है। इन्होंने गोवा में अपना मतलब कि पैर रखा, और एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत आने का एक रास्ता यानी समुद्री मार्ग जो है वो ढूंढा था। तो यूरोपियंस का या यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो पुर्तगाली थे, उन्होंने सबसे पहले भारत के तटीय क्षेत्रों पे कदम रख दिया था। और अगर बात की जाए 17वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो डच थे, उन्होंने भी भारत से व्यापार करना शुरू कर दिया था, और उसके कुछ टाइम बाद जो फ्रांसीसी थे यानी फ्रांसिस लोग थे, उन्होंने भी भारत से व्यापार करना शुरू कर दिया। अब इस सब के चलते एक कंट्रोवर्सी या एक तरह का बैटल शुरू हो गया इन सभी कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंग्लैंड से थी, उसको बिल्कुल भी नापसंद थी ये सारी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने पहले ही एक परमिशन डॉक्यूमेंट लिया जिसके अंदर ये सब लिखा हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कोई कंट्री जो है वो भारत से व्यापार नहीं कर सकती। लेकिन सभी कंट्रीज़ भारत से व्यापार कर रही थी, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो इसी के चलते जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या जितनी भी दूसरे कंट्रीज़ के जो व्यापारी थे, क्या होता कि
अगर कोई भी इंडिया से ट्रेड करने के पर्पज़ से आता, तो उनके बीच में एक लड़ाई हो जाती या उनके बीच में एक युद्ध होना शुरू हो जाता। और इसके बीच में क्या होता कि जितने भी जो भी 2 कंट्रीज़ अपने व्यापार को या अपने ट्रेड को कर रही होती, उनमें से एक दूसरे के जहाज़ को ये क्या करते थे, डुबा देते थे या उसको लूट लेते थे या उसको तट के पास आने नहीं देते, यानी कोस्टल एरियाज़ के पास आने ही नहीं दिया जाता था। तो इस तरह की सिचुएशन या इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है उस टाइम पे क्रिएट होती थी। और कंपनी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो किसी भी तरह का कंपटीशन जो है वो फेस करे। नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। तो अगर हम बात करें तो पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है, यानी फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो है, वो 1651 के अंदर हुगली नदी, यानी जो हुगली रिवर है, के किनारे लगाई गई थी, जो कि कोलकाता के अंदर है। अभी इसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। कंपनी के व्यापारी ये यहीं से अपने सारे काम चलाते थे, ठीक है। तो जितने भी कंपनी के ऑफिशियल्स होते थे, मेन जो एक जैसे हम कहते हैं सेंटर, वो उस टाइम पे बंगाल हुआ करता था। इन सभी व्यापारियों को उस ज़माने में फैक्टर कहा जाता था, ठीक है। तो उस टाइम पे जितने भी ट्रेडर्स हुआ करते थे, इन सभी ट्रेडर्स को उस टाइम पे फैक्टर कहते थे। क्या कहते थे भाई? फैक्टर कहते थे, ठीक है। तो उन सभी को फैक्टर कहा जाता था, जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे और जो काम करते थे। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था, ठीक है। और उस टाइम पे इन सभी फैक्ट्रीज़ के अंदर वेयर हाउसेज़ होते थे, जहाँ से इंपोर्ट्स किए जाते थे सामान को। भारत से दूसरी कंट्रीज़ में क्या किया जाता था, भेजा जाता था। यानी कि सिंपल सिंपल अगर मैं बात करूँ, तो उस टाइम पे भारत और इंग्लैंड के बीच में 50-50% का क्या होता था, ट्रेड हुआ करता था। यानी सिंपली अगर बात करें तो 50% का जो ट्रेड था, 50% का जो ट्रेड था, वो अकेला ही किसके साथ होता था, इंडिया और ब्रिटेन के साथ होता था। तो ये जो कि एक बहुत बड़ा इशू भी रहा उस टाइम पर। देन जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी फैक्ट्रीज होती थी, तो उस टाइम पे तो उसमें कंपनी के जितने भी अफसर हुआ करते थे या जो भी ऑफिशियल्स थे, वो बैठा करते थे। अब जैसे जैसे कंपनी का जो व्यवसाय है या जो व्यापार है वो फैला, कंपनी ने सौदागरों और जो व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। मतलब कि क्या था कि अब कंपनी के जो लोग थे ना, अब कंपनी बढ़ रही थी, कंपनी का स्तर बढ़ रहा था। तो जो व्यापारी लोग थे, उनको प्रेरित किया गया, यानी उनको मोटिवेट किया गया कि वो कंपनी के एरिया के आसपास आके रहना शुरू करें, ताकि जो व्यवसाय है या जो भी ट्रेड है कंपनी का, उसको इन्हांस किया जा सके, उनको बढ़ा सके। अब यहाँ पे 1696 के अंदर तक कंपनी की आबादी, यानी जो कंपनी है के चारों तरफ, जो कंपनी की जो फैक्ट्रीज होती थी, उसके चारों तरफ किला बनाना शुरू उन्होंने कर दिया था। यानी कि 1696 के अंदर जो हुगली नदी के किनारे इन्होंने सबसे पहले इंग्लिश फैक्ट्री खोली थी, उस इंग्लिश फैक्ट्री के आसपास अब जैसे जैसे इनको लगता गया कि जो कंपनी है वो अब बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, अब इसको देखा देख जो कंपनी है उसने अपने इस एक पॉपुलेशन फुल एरिया के चारों तरफ एक किला बनाना इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। तो सिंपल ये था। और धीरे धीरे इस बढ़ती हुई पावर के साथ, बढ़ते हुए व्यापार के साथ, कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होना शुरू हो गया। जिस मुनाफे से कंपनी ने अपनी नींव जो है वो भारत के अंदर डाली थी, उन्हीं 2 साल के अंदर कंपनी ने मुग़ल, यानी जो मुग़ल एम्परर या मुग़ल अफ़सर हुआ करते थे, उनको रिश्वत दे के 3 गाँवों को भी खरीद लिया। यानी कंपनी ने 3 विलेजेस को भी क्या कर लिया, 3 गाँवों को अपने अंडर में ले लिया, ठीक है। और ये क्यों? ये रिश्वत दे के कंपनी ने किया। अब यहाँ पे जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने
औरंगज़ेब को भी तैयार कर लिया था कि वो किसी भी तरह का मतलब टैक्स नहीं चुकाएँगे या किसी भी तरह का टैक्स नहीं देंगे, अगर वो यहाँ पे रह के बिज़नेस करेंगे या व्यापार अपना यहाँ पे करते हैं तो। तो औरंगज़ेब ने क्या किया, औरंगज़ेब ने उनकी ये बात जो है वो मान ली और अब इस फरमान या इस एग्रीमेंट की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उस टाइम पे क्रिएट होनी शुरू हो गई। अब एक ये जो फरमान था, इस फरमान की वजह से बहुत सारे जो छोटे-छोटे कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ थे, उन्होंने इस डिसीज़न को एक गलत डिसीज़न कहा क्योंकि कंप अब जो कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने कहा कि भई सिर्फ़ हमें ही ये राइट है कि हम किसी भी तरह की ड्यूटी जो है वो नहीं देंगे। लेकिन जो भी कंपनी के ऑफ़िशियल्स थे, कंपनी के जो भी ऑफ़िशियल्स थे, उनका कहना था कि इफ़ ब्रिटिश गवर्नमेंट विल नॉट पे एनी ड्यूटी, तो अगर वो किसी तरह की ड्यूटी पे नहीं करेंगे तो जो छोटे-छोटे जो बिज़नेस करने वाले जो ब्रिटिश ऑफ़िशियल्स थे वो भी किसी तरह का जो भी टैक्स है या जो भी एक्साइज़ ड्यूटी है वो बिल्कुल भी पे नहीं करेंगे, वो इसके बिल्कुल खिलाफ़ हो गए थे। सो इसके बाद एक और नेक्स्ट वीडियो बनेगी जिसके अंदर आपको एक नए टॉपिक के बारे में समझाया जाएगा। सो बिफोर प्रोसीडिंग मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये अपने फ्रेंड्स के अंदर आप ज़रूर शेयर करें ताकि उनको नॉलेज मिले हिस्ट्री के बारे में और बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा इजी, जो कि अगर आपको अच्छे से समझाया जा सके तो वो मैंने कोशिश करी है और आप समझ भी जाओगे। और हिस्ट्री है बहुत ही इजी है, बस ये नहीं कि हिस्ट्री का मतलब ये नहीं होता कि यहीं पे रट्टे मारने, रट्टे नहीं, नॉट मांगेंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करनी है और यहाँ पे समझना है और इन चीज़ों को अपने दिमाग में याद रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।